गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि अगर एल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो तो एल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, और अगर एल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, तब एल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। उसके अलावा रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में जो रिएक्शंस ऑब्जर्व होती है उनकी पूरी लिस्ट दिया हुआ है, और उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन का डिस्कशन मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को मैंने बताया था लास्ट क्लास में। जैसे माइग्रेटिंग ग्रुप क्या होता है, माइग्रेशन ओरिजिन क्या होता है, माइग्रेशन टर्मिनस क्या होता है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर मैंने बोला था कि GOC में मैंने बताया हुआ है, उसको आप नोट कर लेना, तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें नोट करो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन are further classified. Rearrangement reaction are further classified into two categories. Rearrangement reaction are further classified into two categories. Number one, intermolecular rearrangement. Intermolecular rearrangement. इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब आप इसका डिटेल लिखो। इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का डिटेल लिखो। लिखो, if during rearrangement reaction, if during rearrangement reaction migrating group, if during rearrangement reaction migrating group first gets detached completely, first gets detached completely from the substrate molecule, first gets detached completely from the substrate molecule, and then either it reattach with the same molecule,
and then either it reattach with the same molecule, and then either it reattach with the same molecule, or attach with some other molecule, attach with some other molecule, or attach with some other molecule, or attach with some other molecule, then reaction is termed as, then reaction is termed as, then reaction is termed as intermolecular rearrangement. Then reaction is termed as intermolecular rearrangement. Then reaction is termed as intermolecular rearrangement. आगे लिखो, पैरा चेंज करके लिखो. Such rearrangement are less common. Such rearrangement are less common. Such rearrangement are less common. लिखो, it is observed in tautomerism. It is observed in tautomerism except 1,2 tautomerism. ये रीअरेंजमेंट टॉटोमेरिज्म में ऑब्जर्व होता है 1,2 टॉटोमेरिज्म को छोड़ करके. इट इज ऑब्जर्व्ड इन टॉटोमेरिज्म एक्सेप्ट 1,2 टॉटोमेरिज्म. ध्यान देना, टॉटोमेरिज्म भी एक टाइप का रीअरेंजमेंट ही है. एंड इन कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस होगी. एंड इन कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, CANNIZZARO, कैनिजारो रिएक्शन. तो इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की अगर बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रेयरली ऑब्जर्व होता है, मतलब इसके बहुत कम एग्जांपल देखने को मिलते हैं. एक तो ये टॉटोमेरिज्म में ऑब्जर्व होता है 1,2 टॉटोमेरिज्म को छोड़ करके, कैनिजारो रिएक्शन में ऑब्जर्व होता है, और इसके अलावा एक और टाइप का रीअरेंजमेंट होता है जिसमें ये देखने को मिलता है. लिख लो, एंड इन सम एरोमेटिक rearrangement reaction, and in some aromatic rearrangement reaction. एरोमेटिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या क्या है, ये मैं आपको रीअरेंजमेंट की लिस्ट में आगे बताऊंगा इसी में. तो इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बस इन्हीं केसेस में ऑब्जर्व होता है. 1,2 टॉटोमेरिज्म को छोड़ करके जितनी भी टॉटोमेरिज्म है वहां पे देखने को मिलता है, कैनिजारो रिएक्शन में देखने को मिलता है, और कुछ एरोमेटिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ऑब्जर्व होता है. ठीक है. इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैंने बताया कि अगर माइग्रेटिंग ग्रुप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से एक बार पूरी तरीके से अलग हो जाता है, अगर माइग्रेटिंग ग्रुप एक बार सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कंप्लीटली डिटैच हो जाता है, कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, उसके बाद चाहे वो उसी मॉलिक्यूल से फिर से अटैच हो या किसी और मॉलिक्यूल से जाकर के अटैच हो, ऐसे रीअरेंजमेंट को इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोलते हैं. तो अब आप इसका सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट. इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट. इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट लिखो,
if during rearrangement reaction, if during rearrangement reaction, if during rearrangement reaction, if during rearrangement reaction migrating group, if during rearrangement reaction migrating group do not gets detached completely, do not gets detached completely, do not gets detached completely from the substrate molecule, do not gets detached completely from the substrate molecule, then reaction is termed as, then reaction is termed as intramolecular rearrangement. Then reaction is termed as intramolecular rearrangement. Then reaction is termed as intramolecular rearrangement. आगे लिखो, this rearrangement is most common. This rearrangement is most common. This rearrangement is most common. अब देखो बात आती है कि जो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है इसके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो इसमें लिखो डिपेंडिंग अपॉन, depending upon the nature of migrating group, depending upon the nature of migrating group, depending upon the nature of migrating group, intramolecular rearrangement, intramolecular rearrangement is further classified, intramolecular rearrangement is further classified into following three categories, into following three categories, into following three categories. Number one, nucleophilic rearrangement, nucleophilic rearrangement, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। तो इसमें आप नोट करो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में लिखो दिस रीअरेंजमेंट, this rearrangement is observed, this rearrangement is observed in those cases, this rearrangement is observed in those cases where, this rearrangement is observed in those cases where migration terminus, this rearrangement is observed in those cases where migration terminus is electron deficient, migration terminus is electron deficient. This rearrangement is observed in those cases where migration terminus is electron deficient. तो अगर माइग्रेशन टर्मिनस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तब ये रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है। तो अब जैसे देखो अगर मान लो ये सिचुएशन है, ये है माइग्रेशन टर्मिनस, और ये है माइग्रेटिंग ग्रुप, W इज माइग्रेटिंग ग्रुप, ठीक है।
W यहाँ पे क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप है। W इज माइग्रेटिंग ग्रुप और ये B इज माइग्रेशन टर्मिनस। आप देख रहे हो यहाँ पे B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो या इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो B जो है वो माइग्रेशन टर्मिनस है और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। आप देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बोल रहा है कि ये जो W है यानी कि माइग्रेटिंग ग्रुप, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, ये विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करता है और माइग्रेशन टर्मिनस पे आ जाता है। ये विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करके कहां आ जाएगा, माइग्रेशन टर्मिनस पे आ जाएगा। तो इससे ऐसा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेसिकली ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करेगा और उस ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख रहे हो अभी पॉजिटिव चार्ज बी पे है और बाद में पॉजिटिव चार्ज ए पे है, तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो ए बी पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ए पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये डब्ल्यू जो है ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियली ए से भी अटैच होगा और बी से भी अटैच होगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू ये कन्वर्ट होगा। तो ऐसे रीअरेंजमेंट को हम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है 1 2 W नेगेटिव शिफ्ट, 1 2 W नेगेटिव शिफ्ट। तो इसमें जो W यानी कि माइग्रेटिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल बन करके माइग्रेट कर रहा है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। W यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन करके माइग्रेट कर रहा है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो बताओ बेटा, ये सारी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का जो डिटेल है ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। अब आप इसका सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो। सेकंड क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट नोट करो। लिखो, if migration terminus of the substrate, if migration terminus of the substrate is electron rich, if the migration terminus of the substrate is electron rich, if the migration terminus of the substrate is electron rich, then electrophilic rearrangement takes place. Then electrophilic rearrangement takes place.
आगे लिखो, दिस रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड रेयरली। दिस रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड रेयरली। दिस रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड रेयरली। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट है ये रेयरली ऑब्जर्व होता है। तो अब जैसे देखो, अगर ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पे इस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, ये विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट कर रहा है, विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट कर रहा है, यानी कि 1 to W पॉजिटिव शिफ्ट, 1 to W पॉजिटिव शिफ्ट। तो अब इस सिचुएशन में ऐसा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा यहाँ पे, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, और इस ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू ये इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट रेयरली ऑब्जर्व होता है, क्योंकि क्योंकि आपने देखा है कि कार्बन आयन जो है, कार्बन आयन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, या कुछ रेयर केसेस में किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो है वो उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। वजह यह है कि कार्बन आयन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रेयरली होती है। तो ये हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, नोट करो इसका डिटेल। इसका डिटेल लिखो। If migration terminus of the substrate, if migration terminus of the substrate, if migration terminus of the substrate possess unpaired electron, if migration terminus of the substrate possess odd electron या unpaired electron, odd electron, odd electron, then free radical rearrangement takes place. Then free radical rearrangement takes place. Then free radical rearrangement takes place. आगे लिखो, this rearrangement is also less common. This rearrangement is also less common. This rearrangement is also less common. अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है माइग्रेशन टर्मिनस के पास, तो क्या होगा? ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ये होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करके माइग्रेट करेगा,
तो 1 to W फ्री रेडिकल शिफ्ट। तो यहां पे ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इस ट्रांजिशन स्टेट में न तो ए के ऊपर कोई चार्ज होगा ना बी के ऊपर कोई चार्ज होगा, और फिर ये ऐसा दूसरा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट एंड फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, जिसमें सबसे कॉमन है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट ही ऑब्जर्व होता है कार्बोकेटाइन के केस में, ये ऑब्जर्व होता है कार्बीन के केस में, ये ऑब्जर्व होता है नाइट्रीन के केस में। तो कार्बोकेटाइन, कार्बीन, नाइट्रीन इंटरमीडिएट के केस में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट ही होता है, और यही सबसे कॉमन रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट के। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन और हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन दोनों में आता है। ये इसके एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलेंगे वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में भी ऑब्जर्व होंगे और इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट में भी ऑब्जर्व होंगे। तो आप नोट कर लो, नंबर 4, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। तो यहां पे लिख लो, दिस रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, दिस रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड in case of aryl substrate. This rearrangement is observed in case of aryl substrate. This rearrangement is observed in case of aryl substrate which fulfill the following, which fulfill the following condition, which fulfill the following condition, which fulfill the following condition। तो जरा देखो बेटा, यहाँ पे हम एक एराइल सबस्ट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं। ये बेंजीन रिंग है, रिंग से एक एटम X अटैच है, और इस एटम से एक ग्रुप या एटम Y अटैच। Y जो है वो ग्रुप भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे Y जो है ये माइग्रेटिंग ग्रुप है। अब क्या होता है, Y जो है माइग्रेट करके, Y जो X से अटैच था ये यहां से माइग्रेट करके रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाता है, और जहां पे ये माइग्रेट करके जाता है वहां से हाइड्रोजन फ्री होता है, और वो हाइड्रोजन आकर के X से अटैच होता है। हमेशा माइग्रेशन ऑर्थो या पैरा ही होता है यहाँ पे। अब देखो इसमें जो X है, X इज माइग्रेशन ओरिजिन। ठीक है, तो X which is migration origin, which is migration origin must be, X which is migration origin must be either nitrogen or oxygen,
ये जो माइग्रेशन ओरिजिन है यहाँ पे एक्स, ये माइग्रेशन ओरिजिन या तो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, और कोई तीसरा एटम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे रीअरेंजमेंट को हम एरोमेटिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट के कुछ एग्जाम्पल इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में आते हैं और कुछ एग्जाम्पल इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में आते हैं, और ये आपको पता चलेगा इनकी मैकेनिज्म को देख करके। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के लिए माइग्रेटिंग ग्रुप को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कंप्लीटली डिटैच नहीं होना चाहिए, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के लिए माइग्रेटिंग ग्रुप को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कंप्लीटली डिटैच होना चाहिए। तो आप जब मैकेनिज्म लिखोगे तो मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा कि माइग्रेटिंग ग्रुप पूरी तरीके से अलग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, नहीं हुआ है तो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। अब मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो रिएक्शंस ऑब्जर्व होती हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको बता रहा हूं। तो आप लिखो एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये जो एग्जाम्पल है इनको भी हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट। इसमें लिख लो, लिख लो इफ बोथ माइग्रेशन ओरिजिन एंड माइग्रेशन टर्मिनस, if both migration origin and migration terminus are carbon atoms, if both migration origin and migration terminus are carbon atoms, then this rearrangement takes place, then this rearrangement takes place। आगे लिखो रिएक्शन बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, रिएक्शन बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर, अब मैं इसके एग्जांपल बता रहा हूं। रिएक्शन बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर नंबर वन पिनेकॉल, पिनेकॉल, पिनेकोलोन, पिनेकॉल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, ओवरऑल रीअरेंजमेंट में आप बोल सकते हो। नंबर 2, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट का सेकंड एग्जांपल रीट्रो, रीट्रो पिनेकॉल, रीट्रो पिनेकॉल रीअरेंजमेंट, और इसी का एक और नाम है और वैगनर, वैगनर मीरवीन, वैगनर मीरवीन रीअरेंजमेंट।
ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, बस नाम आपके लिए नया है। नंबर 3, तीसरा एग्जांपल इसका डेंजानो रीअरेंजमेंट। डेंजानो रीअरेंजमेंट, ये नेम भी आपके लिए नया है, बट इसका जो रिएक्शन का डिटेल है वो आपको ऑलरेडी पता है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया हुआ है। नंबर 4, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नंबर 5, एलाइलिक रीअरेंजमेंट। एलाइलिक रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। वो SN1 प्राइम, SN2 प्राइम और SNI प्राइम के जो एग्जांपल्स हैं वो एलाइलिक रीअरेंजमेंट के भी एग्जांपल होते हैं। ठीक है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट। और लास्ट रिएक्शन जो कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट के एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं वो है अर्नट, ARNDT, आइस्टर्ट, ARNDT, EISTERT, अर्नट आइस्टर्ट सिंथेसिस। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अर्नट आइस्टर्ट सिंथेसिस। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो 3 रिएक्शन है यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे रेट करना हो तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन है इसके बारे में आप जानते हो पहले से, तो बस नेम आपके लिए नया है। और ये वाली रिएक्शन के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो, जो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स होते हैं वो सब डेंजानो रीअरेंजमेंट के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, बट रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो इसलिए आप 3 स्टार रेटिंग दे सकते हो। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर मुझे रेट करना तो मैं इसको 3.5 स्टार बोल सकता हूं, क्योंकि पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट जो है वो एक अलग लेवल की रिएक्शन है। एलाइलिक रीअरेंजमेंट के बारे में आपको पहले से पता है। आइस्टर्ट सिंथेसिस भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी 3.5 स्टार रेटिंग आप इसको दे सकते हो। ये मैं आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, तो कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट में ये 6 रिएक्शन है। अब इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट। कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट में फर्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, नंबर 2, कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट, इसमें भी फाइनल प्रोडक्ट वही बनता है जो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में बनता है।
नंबर 3, सिमिट्स रीअरेंजमेंट। सिमिट्स रीअरेंजमेंट, सिमिट्स रीअरेंजमेंट, इसका भी फाइनल प्रोडक्ट सेम है। नंबर 4, लॉसेन रीअरेंजमेंट। लॉसेन रीअरेंजमेंट, इसका भी फाइनल प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, लॉसेन रीअरेंजमेंट। और फिर उसके बाद एक रिएक्शन हम और यहां पे कंसीडर करते हैं, वो है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, जिसके बारे में मैं आपको आइसोमेरिज्म में भी बता चुका हूं, सिन एंटी आइसोमेरिज्म में। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शन है जो कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। इनमें अगर मुझे रेट करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका डिटेल एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो है हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। हाफ स्टार और बढ़ा देता हूं। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। अगर कर्टियस रीअरेंजमेंट को कंसीडर करें तो प्रोडक्ट सेम है और सिमिलर तरीके से रीअरेंजमेंट होता है, तो आप इसको 2.5 स्टार रेटिंग या 3 स्टार रेटिंग दे सकते हो। 3 स्टार दे देते हो। वैसे ही सिमिट्स रीअरेंजमेंट है। ठीक है, लॉसेन रीअरेंजमेंट में फाइनल प्रोडक्ट सेम है। रिएक्शन को बहुत कम लोग जानते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो 3 स्टार दिया जा सकता है। तो कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट। तीसरी कैटेगरी जो हम यहां पे कंसीडर करते हैं वो है कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। अब कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट में दो एग्जांपल आते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक रिएक्शन तो एनसीईआरटी में भी गिवन है और आप ऑलरेडी देख चुके हो फिनॉल के प्रिपरेशन में। तो एक एग्जांपल है इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। रिएक्शन मैंने लिखवा दिया, लेकिन उसकी मैकेनिज्म अभी नहीं डिस्कस हुई है, तो मैकेनिज्म अब देखेंगे हम लोग। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। और दूसरा नेम जो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, दूसरी रिएक्शन, वो है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों रिएक्शन को 4 स्टार रेटिंग तो कम से कम मिलनी चाहिए। तो कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट में ये दो एग्जांपल आते हैं, एक तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है और दूसरा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट एंड बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद जो एग्जांपल, जो कैटेगरी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो एरोमेटिक रीअरेंजमेंट के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्लासिफिकेशन, इस तरीके से अगर आप लिस्ट बना लेते हो तो आपको रिएक्शन को रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है,
तो फोर्थ कैटेगरी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में फर्स्ट एग्जांपल है ऑर्टन रीअरेंजमेंट। ऑर्टन रीअरेंजमेंट। सेकेंड एग्जांपल जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो है क्लेजेन रीअरेंजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्लेजेन रीअरेंजमेंट। ठीक है। और थर्ड एग्जांपल जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो है बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। और फोर्थ एग्जांपल जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये चार एग्जांपल आते हैं एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में। एनसीईआरटी में इनमें से किसी भी रिएक्शन का डिटेल नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में किसी भी रिएक्शन का डिटेल नहीं गिवन है, बट अगर देखा जाए तो ऑर्टन रीअरेंजमेंट की तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये क्लेजेन रीअरेंजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट पे भी एक बार आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट पे भी बेस क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्राइज रीअरेंजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो कम से कम 3.5 स्टार रेटिंग तो मिलनी चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लेजेन रीअरेंजमेंट है। अब आ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे रीअरेंजमेंट में डिस्कस होगा जो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, बट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं अलग से ही बता रहा हूं। फेवरस्की रीअरेंजमेंट। फेवरस्की रीअरेंजमेंट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ पे वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है जो रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने आपको बताया था रिंग कॉन्ट्रैक्शन में कि 5 मेंबर्ड रिंग से 4 मेंबर्ड रिंग में कॉन्ट्रैक्शन कभी ऑब्जर्व नहीं होता। 5 मेंबर्ड रिंग से 4 मेंबर्ड रिंग में कॉन्ट्रैक्शन कभी ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन फेवरस्की रीअरेंजमेंट में वो कॉन्ट्रैक्शन भी ऑब्जर्व होता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। तो इसको 4 स्टार रेटिंग वाली रिएक्शन आप बोल सकते हो। तो इतनी रिएक्शंस हैं जिनको हमें रीअरेंजमेंट में डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट से, और उसका पहला एग्जांपल है पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। नोट करो, पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन का डिटेल लिखो। तो रिएक्शन का डिटेल लिखो, व्हेन vis diol also called pinecol, when vis diol
also called pinecol. When this diol, also called pinecol, is treated with dilute H2SO4. When this diol, also called pinecol, is treated with dilute H2SO4, then when this diol, also called pinecol, is treated with dilute H2SO4, then a ketone, also called pinecolone, also called pinecolone, is obtained. Then a ketone, also called pinecolone, is obtained. Then a ketone, also called pinecolone, is obtained. यहाँ पे एक बात आप नोट कर लेना, ड्यूरिंग द रिएक्शन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन is least. During the reaction, migratory aptitude of hydrogen is least. वैसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर में हाइड्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट सबसे ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर में हाइड्रोजन जो है वो सबसे नीचे है। ये इस रिएक्शन की स्पेशलिटी है। बाकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर वही है जो आपको मैंने बताया हुआ है पहले। अब देखो यहाँ पे पहले तो इसको देख लेते हैं रिएक्शन को। जैसे मान लो हमारे पास एक विस डाइऑल है, एक विस डाइऑल हमने कंसीडर किया है। अब इस पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये विस डाइऑल है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको हीट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करने पे ये ऐसा रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, RCO C R प्राइम R डबल प्राइम R ट्रिपल प्राइम, RCO C R प्राइम R डबल प्राइम R ट्रिपल प्राइम प्लस H2O। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो R प्राइम है, R प्राइम की पोजीशन चेंज हुई है। R प्राइम जो है वो पहले जहां था उस कार्बन से हट करके दूसरे कार्बन पे आया है, इसलिए ये एक रीअरेंजमेंट। तो आप देख रहे हो ये एक कीटोन बन रहा है, इस कीटोन को हम पिनेकोलोन बोल रहे हैं, पिनेकोलोन। और ये जो सब्सट्रेट हमने यूज किया है ये है पिनेकॉल। विस डाइऑल को पिनेकॉल भी बोलते हैं। तो पिनेकॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिनेकोलोन। अब जरा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो डाइल्यूट H2SO4 से H पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है डाइल्यूट H2SO4 से। ये H पॉजिटिव क्या करता है, OH का प्रोटोनेशन करा देता है। दोनों में से एक OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा उस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा जिसके रिमूवल के थ्रू जो कार्बोकेटायन डायरेक्टली बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले उस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा
जिस OH ग्रुप को रिमूव करने पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। आप चाहो तो इस बात को नोट कर लो, लिख लो, ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोटोनेशन ऑफ दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, during the reaction protonation of that hydroxyl group occurs first whose removal produces more stable carbocation directly, whose removal produces more stable carbocation directly, whose removal produces more stable carbocation directly। अब यहां तो हमें नहीं पता है, हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म लिख रहे हैं। बट आपको यह ध्यान रखना है, दो OH ग्रुप है, तो इन दोनों OH ग्रुप में से उस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन पहले होगा जिसके रिमूवल के थ्रू डायरेक्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है। अब देखो यहां से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये कार्बोकेटायन बन गया। अब आप देखो ये है माइग्रेशन टर्मिनस और ये है माइग्रेशन ओरिजिन। हम ये पॉजिटिव चार्ज को यहां ले जाना चाहते हैं, इस कार्बन से हटा करके यहां ले जाना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा तो ये OH ग्रुप जो प्रेजेंट है, ये OH का प्लस है, उसको स्टेबलाइज करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से हट करके ये वाले कार्बन पे, बगल वाले कार्बन पे आएगा, तो जो OH का प्लस एम इफेक्ट है, ये प्लस एम इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन दोनों में से R और R प्राइम में से दो ग्रुप है, इनमें से एक ग्रुप को हटाना पड़ेगा। हमेशा वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। फिलहाल प्रोडक्ट को देखते हुए लगता है R प्राइम का माइग्रेशन होना चाहिए, तो R प्राइम माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट हुआ, इस रीअरेंजमेंट के थ्रू ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया। और अब देखो क्या होगा, अब यहां से H पॉजिटिव रिमूव होगा। देखो यहाँ पे H पॉजिटिव हमने यूज किया था प्रोटोनेशन के लिए, तो वो H पॉजिटिव रीजनरेट होता है, और H पॉजिटिव के रीजनरेशन के थ्रू, ठीक है, H पॉजिटिव के रीजनरेशन के थ्रू यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा RCO C R प्राइम R डबल प्राइम R ट्रिपल प्राइम। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा।
तो मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए बेटा? मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? अच्छा, एक बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि आप पिनेकॉल को फॉर्म करने के तो खैर कई सारे मेथड हैं, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन का करा दो तो हाइड्रोक्सिलेशन से ये बन जाएगा। ठीक है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन या एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू आप इसको फॉर्म कर सकते हो। एल्कीन का सिन हाइड्रोक्सिलेशन या एंटी हाइड्रोक्सिलेशन से पिनेकॉल बन सकता है। एक तरीका और भी है जो एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस होना चाहिए था, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि डिस्कस नहीं किया है। तो जैसे अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये जो रिएक्शन मैं बता रहा हूं इसको रिडक्टिव कपलिंग बोलते हैं। रिडक्टिव कपलिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्टिव कपलिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो, रिडक्टिव कपलिंग में क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए। ठीक है, दो मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड या कीटोन का हमने दो मॉलिक्यूल कंसीडर किया। अब इसको मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो ध्यान देना, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में यहां पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी होमोलिसिस हो जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है कार्बोनिल कंपाउंड का, इसके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है। तो इससे क्या होगा, ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव बन जाएगा। इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, आगे इस फ्री रेडिकल की कपलिंग हो जाती है। तो फ्री रेडिकल की कपलिंग से ये बन जाता है O नेगेटिव, O नेगेटिव, और इनसे अटैच है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज किया तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन गया। और फिर क्या करते हैं, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पे OH नेगेटिव रिमूव हो जाता है और पिनेकॉल बन जाता है। तो ये एक और तरीका है एल्कोहल को प्रोड्यूस करने का। और क्योंकि इसका सीधा रिलेशन जो है वो पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट से है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसको। ठीक है, तो रिडक्टिव कपलिंग की मैकेनिज्म समझ में आ गई। रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म क्लियर हो गई आपको? अब देखो, इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कुछ और सब्सट्रेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो some other substrate which can participate in this reaction are एक तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे अगर हमारे पास मतलब ये एक ऐसा सब्सट्रेट है जिसके एडजेसेंट कार्बन पे OH और NH2 प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो ये सब्सट्रेट है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखो वैसे तो इस OH को हटाने पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आपको मिलेगा, क्योंकि OH जब हटेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको ये फिनाइल का रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा होगा, और ये जो ग्रुप है टोलाइल ग्रुप है, इस टोलाइल ग्रुप का जो प्लस ये रेजोनेंस इफेक्ट है वो उसको स्टेबलाइज करेगा। यहां पे अगर NH2 को आप हटाते हो तो जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको फिनाइल का रेजोनेंस इफेक्ट और मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज कर रहा होगा, इसलिए कार्बोकेटायन यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। बट जो रिएजेंट यूज किया जा रहा है NaNO2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, ये रिएजेंट NH2 से रिएक्ट करता है, OH से रिएक्ट नहीं करता। इस वजह से यहां पे जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, ठीक है। जो रिएक्शन यहां पे ऑब्जर्व होगी ये रिएक्शन रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे रिएक्शन यहां प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। तो रिएजेंट NH2 से रिएक्ट करता है, इसलिए NH2 पे अटैक के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहिए। अब आपको पता है कि NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl NH2 से रिएक्ट करके डायजोनियम सॉल्ट बना लेता है, तो वैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा NH2 की जगह पे, ये NH2 की जगह पे यहां बन गया डायजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव, ये बन गया N2 पॉजिटिव। ये डायजोनियम सॉल्ट बन गया, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और नाइट्रोजन गैस रिलीज होने से यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब मैं ये बेंजीन रिंग की जगह पे 5 भी लिख सकता हूँ फिनाइल, टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे तो आपको रिंग बनानी ही पड़ेगी, CH3 की पोजीशन तभी स्पेसिफाइड होगी। OH इधर अगर आप देखो तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ फिनाइल ग्रुप, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज को हमें इस कार्बन पे लाना है जिससे कि OH का प्लस M उसको स्टेबलाइज करे,
पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन से माइग्रेट करा करके यहां पे लाना है, जिससे OH का प्लस है उसको स्टेबलाइज करे। अब इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो दो ग्रुप है, फिनाइल और ये टोलाइल, फिनाइल और टोलाइल, इनमें से एक को माइग्रेट कराना होगा। बताओ किसका माइग्रेशन होगा, फिनाइल का या टोलाइल का? माइग्रेशन किसका होना चाहिए, फिनाइल और टोलाइल? भाई दो माइग्रेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, एक फिनाइल ग्रुप है और दूसरा टोलाइल ग्रुप है। इन दोनों में से किसको आप माइग्रेट कराना चाहोगे? तो सही, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। रोहित तुमने गलत आंसर दिया है। टोलाइल का माइग्रेशन होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाता है। मिथाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो टोलाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा। और ये जब माइग्रेट करेगा तो इससे प्रोड्यूस हो जाएगा 5COH पॉजिटिव, C6H4CH3 एंड फिनाइल। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से OH ग्रुप, OH बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। H पॉजिटिव रीजनरेट हो जाता है, H पॉजिटिव रीजनरेट हो जाता है और इससे फाइनली ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। फाइनल प्रोडक्ट ये है। तो अगर सब्सट्रेट के अंदर OH और NH2 ग्रुप है तो ऐसा सब्सट्रेट भी पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरीके से आप नोट कर लो, अगर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरोहाइड्रिन है या हेलोहाइड्रिन है, अगर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एक हेलोहाइड्रिन है, मान लो ये है, इस सब्सट्रेट को कंसीडर करें और इसको हमने ट्रीट किया है विथ सिल्वर नाइट्रेट, इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां भी रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, यहां से सिल्वर आयन मिलेगा, सिल्वर आयन हैलाइड आयन को रिमूव करके कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना। और फिर उसके बाद आप देखो, अब वो पॉजिटिव चार्ज को हम यहां लाना चाहते हैं जिससे OH का प्लस एम उसको स्टेबलाइज करे। अब यहाँ पे दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक मिथाइल है और एक फिनाइल है, तो मिथाइल और फिनाइल में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो माइग्रेट कर जाएगा। तो बताओ जरा किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, मिथाइल का या फिनाइल का?
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, मिथाइल और फिनाइल? तो आकाश, तुमने गलत आंसर दिया है बेटा। सही आंसर है फिनाइल। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा है, तो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, और फिनाइल ग्रुप के माइग्रेशन से फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मैं सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूं यहाँ पे, CH3 CO C फिनाइल, यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई या मैकेनिज्म लिखने की जरूरत है? मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया रिएक्शन का? बोलो बेटा, मैकेनिज्म क्लियर हो गया या लिखने की जरूरत है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, यहां से सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को रिमूव कर लेगा। ठीक है, तो AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो गया, यहां पे बन गया कार्बोकेटाइन। और फिर उसके बाद क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इन दोनों में से फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो फिनाइल माइग्रेट कर जाएगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होकर के बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 से मिल जाएगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव से इस OH, दोनों में से किसी एक OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा। दोनों OH ग्रुप एक जैसे हैं। हाँ सही है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। मैं दो स्टेप को एक साथ लिख रहा हूं।
ये कार्बोकेटायन बन गया। आप देखो यहाँ पे एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे? ये देखो, ये 5 मेंबर्ड रिंग के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 5 मेंबर्ड रिंग के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए जिससे OH का प्लस है उसको स्टेबलाइज करे। तो रिंग, ठीक है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, और रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये H पॉजिटिव लूज करके इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब मैं आपके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे सैटरडे संडे क्लास लगाने के लिए अलाउ कर सकते हो? बिकॉज मैं चाहता हूं कि 20 दिसंबर तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाए। 20 दिसंबर तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाए, तो मैं सैटरडे संडे, ठीक है, वो आगे दो तीन हफ्ते की बात है, तो मैं सैटरडे संडे क्लास रखना चाहता हूँ। टाइमिंग यही रहेगा जिस टाइमिंग में आपकी क्लास हो रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। सर चिराग और नमन को प्रॉब्लम होगी बस, और किसी को नहीं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो अवेलेबल है ही। ओके सो बेसिकली देखो, एक लेक्चर ग्रुप 16 पे लगेगा, पी ब्लॉक में, और उसके बाद 2 लेक्चर लगेंगे ग्रुप 17 पे, ठीक है, और एक लेक्चर लगेगा ग्रुप 18 पे। तो पी ब्लॉक फिनिश हो जाएगा। और इधर अगर आप देखो, जो एल्कोहल का डिस्कशन चल रहा है, आज की क्लास में रीअरेंजमेंट डिस्कस हुआ, कल भी रीअरेंजमेंट ही डिस्कस होगा, ठीक है। तो मुश्किल लग रहा है मुझे जो है कि कल की क्लास में रीअरेंजमेंट फिनिश हो पाए, ठीक है। तो फ्राइडे की जो क्लास होगी, फ्राइडे की क्लास में रीअरेंजमेंट का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा,
और उसके बाद जो एल्कोहल की बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर आप सैटरडे संडे, इसी सैटरडे संडे की अगर मुझे क्लास मिल जाती है तो वो केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में पूरा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा और हम लोग एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर देंगे। तो अब इस एल्डिहाइड कीटोन फिनिश होने के बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, 1.5 लेक्चर आपका लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को फिनिश करने में। और जो अमाइंस है, अमाइंस एंड नाइट्रो कंपाउंड, 2 लेक्चर या 1.5 लेक्चर से ज्यादा, 2 लेक्चर मान करके चलो, 2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स में 4 लेक्चर के आसपास जो है, 3.5 लेक्चर या 4 लेक्चर जो है बायोमोलिक्यूल्स में लगेगा। और एक क्लास आपका पॉलीमर में लगेगा। ठीक है, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब इनमें जो है टाइम नहीं लगना है। और उधर फिर आपका पी ब्लॉक खत्म हो गया, तो फिर डी एंड एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक 1 लेक्चर में, और डी डी ब्लॉक का जो डिस्कशन है 3 लेक्चर जो है डी ब्लॉक में, तो 4 लेक्चर उसमें लगेंगे। ठीक है, तो अगर ये सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास मुझे मिल जाती है तो 20 दिसंबर तक जो है कंफर्टेबली आपका ये सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग लगभग मुझे जो है 18 लेक्चर मिल जाएंगे, क्योंकि फिर तो हर दिन क्लास हो जाएगी ना। तो 18 लेक्चर मिल जाएंगे, तो 18 लेक्चर मिल जाएंगे तो कंफर्टेबली सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन वाली साइड है वो माइग्रेट करेगा। ओके, प्रोटोनेशन किसका होगा, लेफ्ट साइड वाले OH का या राइट साइड वाले OH का? प्रोटोनेशन लेफ्ट साइड वाले OH का होगा या राइट साइड वाले OH का होगा? लेफ्ट साइड वाले OH का होगा। ओके, तो लेफ्ट साइड वाले OH का प्रोटोनेशन होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इस OH के होने की वजह से इसका प्लस M जो है कार्बोकेटाइन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो NO2 है वो उस कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो उसको डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। तो अगर हम प्रोडक्ट देखें तो ये प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये OH हटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इन दोनों में से एक ग्रुप का माइग्रेशन होना है, इन दोनों में से एक का माइग्रेशन होना है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है तो वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को डिक्रीज करता है, इसलिए फिनाइल माइग्रेट करेगा, नाइट्रो फिनाइल माइग्रेट नहीं करेगा। ये फिनाइल माइग्रेट करके यहां जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? यहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या होगा, इस OH का प्रोटोनेशन होगा, वाटर रिमूव होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इन दोनों में से किसी एक को माइग्रेट करना है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसलिए इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है।
तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो माइग्रेट कर जाएगा, तो ये फिनाइल यहां से माइग्रेट करके इस कार्बन पे आ जाएगा और यहां कीटोन बन जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है, तो ये बात हो गई पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की। अब आप सेकेंड रिएक्शन लिखो, वैगनर मीरवीन रीअरेंजमेंट। वैगनर मीरवीन रीअरेंजमेंट, वैगनर मीरवीन रीअरेंजमेंट। वैगनर मीरवीन रीअरेंजमेंट, या इसको हम रीट्रोपिनेकॉल भी, रीट्रोपिनेकॉल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसको रीट्रोपिनेकॉल क्यों बोलते हैं, उसके पीछे वजह यह है कि पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होता है, जबकि इस रिएक्शन में हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यह रीट्रोपिनेकॉल रीअरेंजमेंट बोला जाता है। पिनेकॉल का अपोजिट तो नोट करो, लिखो दिस रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, this rearrangement is observed in those even reaction, this rearrangement is observed in those even reaction, this rearrangement is observed in those even reaction where carbocation intermediate produced, where carbocation intermediate produced undergo rearrangement, where carbocation intermediate produced undergo rearrangement, undergo rearrangement to form more stable carbocation, to form more stable carbocation, to form more stable carbocation। आगे लिखो, in Wagner Meerwein rearrangement, in Wagner Meerwein rearrangement, in Wagner Meerwein rearrangement, migratory aptitude of hydride, migratory aptitude of hydride is maximum, migratory aptitude of hydride is maximum। तो इस रिएक्शन में हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये अल्कोहल है, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो यहां पे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, सबसे पहले H पॉजिटिव से इस OH का प्रोटोनेशन हो गया, और फिर उसके बाद वाटर रिमूव होकर के एक कार्बोकेटायन बन जाता है। ये कार्बोकेटायन बन गया जो लेस स्टेबल है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुई और ये प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। अभी इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, तो फिर से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगी। ठीक है, और अब ये इस सिस्टम का जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है उसमें कन्वर्ट हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। और फिर क्या होता है, फिर H पॉजिटिव जो हमने यहां पे यूज किया है,
ये H पॉजिटिव के रीजनरेट होने की बात आती है अकॉर्डिंग टू सेटजेप्स रूल। तो सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन अगर इस बीटा कार्बन से रिमूव हो तो सेटजेप्स रूल फॉलो होगा, जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन रिमूव होकर के ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये है मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हो कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, E1 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी यहाँ पे। और इसमें आप देख रहे हो कि रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये रीअरेंजमेंट वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट बोला जाएगा। तो सारी बात क्लियर हो गई बेटा वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट के रिगार्डिंग? वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट का पूरा डिटेल समझ में आ गया? ठीक है, आप नोट कर लो। तीसरी रिएक्शन भी, इसमें भी कुछ है नहीं। लिखो डेमजानोव रीअरेंजमेंट। डेमजानोव रीअरेंजमेंट। डेमजानोव रीअरेंजमेंट। डेमजानोव रीअरेंजमेंट लिखो इसके बारे में। दिस रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, this rearrangement is observed in those cases, this rearrangement is observed in those cases where carbocation, where carbocation, carbene, where carbocation, carbene or nitrene intermediate, where carbocation, carbene or nitrene intermediate undergo ring expansion or ring contraction, undergo ring expansion or ring contraction, undergo ring expansion or ring contraction to give final product, to give final product, to give final product। जैसे देखो अगर हमारे पास ये अल्कोहल है और इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते, तो अब इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? देखो स्टेप बाय स्टेप। H पॉजिटिव से इस OH का प्रोटोनेशन होगा, वाटर रिमूव होगा। ये कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो रिंग एक्सपेंशन होगा, कैसे होगा? इस कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में रिंग का ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, और एक बीटा इधर भी है। आप देखो ये बीटा 2 डिग्री एल्काइल बन करके माइग्रेट करेगा और ये बीटा 1 डिग्री एल्काइल बन करके माइग्रेट करेगा। तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और फिर ये माइग्रेट करेगा। तो अब आप देखो इससे ये कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन बन गया। अभी ये सेकेंडरी है, तो ये एक रीअरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है, एक रीअरेंजमेंट के थ्रू, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये टर्सरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये टर्सरी कार्बोकेटायन बना लेता है और फिर ये
क्योंकि अभी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन चुका है यहाँ पे, तो अब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, H पॉजिटिव रिमूव होगा अकॉर्डिंग टू सेडजेप्स रूल। तो सेडजेप्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करो तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होना चाहिए। इसके पास, इस बीटा कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे कम हाइड्रोजन जिस बीटा कार्बन पे है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन का ये बनेगा, ये है फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हुआ है इसलिए हम इसको डेमजानोव रीअरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी जो एग्जांपल्स हैं कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट के और कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट के, ये सब अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।